हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 की विजय पथ 2.0 सीरीज में, जहां हम टारगेट मैनर में 15 जनवरी तक पूरा कोर्स कंप्लीट करवाने वाले हैं। आपने देखा मैंने यूनिट 10 स्टार्ट किया है, यूनिट 9 स्टार्ट किया है और आज हम यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। ये पोर्शन मैं कवर करवा रही हूँ, साथ ही साथ जो अलग यूनिट हैं, जैसे यूनिट आपकी 5 हो गई, 7 हो गई, उसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट टीचर की टीम ऐड हुई है। तो आपको सारा ये जो आपका प्रीलिम्स का सब्जेक्ट है, यूनिट वाइज अलग अलग टीचर जो कि अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, वो कंप्लीट करा रहे हैं टारगेटेड मैनर में। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। यूनिट 1 में आप देखते हैं कि जो आपका पहला पोर्शन है, अगर हम सिलेबस की बात करें तो जो पहला पोर्शन है भारत का इतिहास, उसके अंदर एक आपको पॉइंट मिलेगा संकल्पना और विचार। यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय परंपरा, ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। और ये टॉपिक जो है आपका 2024 के सिलेबस में नया ऐड किया गया था। लास्ट टाइम जब हमने पढ़ा था तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था और मैंने आपको हर बार यही बोला कि जब तक हमारे पास एक मॉडल क्वेश्चन नहीं है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, हमें सब पढ़ना पड़ेगा। इस बार हमारे पास 1 साल का मॉडल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने मॉडल क्वेश्चन देखेंगे 2024 में इस वाले टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा, इसके अलावा यूनिट 1 में जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है हम वो भी कवर करेंगे, लेकिन आपको भी पता है नया पोर्शन जो ऐड हुआ है उसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियां फैली हैं मार्केट में, बच्चे भी काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। आप नोट्स देखेंगे अलग अलग कोचिंग के तो बहुत सारे तो कॉपी है ना, एक दूसरे की कॉपी करके उन्होंने छाप दिया है बुक। उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं जो पता नहीं है कि पूछी भी जाएंगी या नहीं, अलग अलग आप पब्लिकेशन देखेंगे। तो हमने क्या किया है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2024 का देखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है, किस चीज को कितने डिटेल में पढ़ना है। क्योंकि हमें पेपर से ही पता चलेगा कि एमपीपीएससी यहाँ से आपके यूनिट 1 वाले पोर्शन से, जो आपका यूनिट 1 में भी सब यूनिट 1 जो है वहां से कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है और कितने क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखेंगे जब हम शुरू की बात करते हैं, यहाँ पे आप टॉपिक देखेंगे कितने सारे टॉपिक हैं, मतलब ये तो मैंने पूरा सिलेबस नहीं लगाया है, शुरू बस का लगाया है। यहाँ पे पूरा इतिहास है और पूरे इतिहास के अगर कंपैरिजन में आप देखेंगे तो यूनिट 1 का ये जो सब यूनिट, जो ये छोटा सा पार्ट है, ऐसा लगता है कि 10 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं यूनिट 1 से तो मान लो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, है ना, संभावना तो यही लगती है। लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पे आप 2024 में देखेंगे कि यहाँ से 4 क्वेश्चन आए हैं, मतलब यहाँ से और आप इतिहास वाला ऐड करके देख लो तो यहाँ से आए हैं 4 क्वेश्चन। मतलब आपको अगर मैं एवरेज लेके चलूं कि आपका जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एवरेज 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब हमारा 20 नंबर का यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि जो आपका नया टॉपिक ऐड हुआ है वहीं से हमारे 2024 में कितने क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे। मतलब 8 नंबर बहुत मायने रखता है, आपको भी पता है एक एक क्वेश्चन मायने रखता है, यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहली बात मुझे जो आपको बतानी थी कि ये टॉपिक कितना जरूरी है। आप पूरा इतिहास 1 साल में कवर करते हैं, है ना, बहुत अगर डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे मेंस को लेकर तो आपको लगभग 1 साल लग जाता है। कोचिंग्स वगैरह में खुद से भी अगर करते हैं तो उससे थोड़ा कम टाइम लगेगा, लेकिन वो बहुत बड़ा सिलेबस है। यहीं पे आप देखेंगे कि हमें सिर्फ एक टॉपिक में, जिसमें गिनती के कुछ टॉपिक है ना, 15 से 16 टॉपिक आपको मिलेंगे, उनको पढ़ने के बाद आप सीधे सीधे 4 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अच्छा, ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जरूरी नहीं है कि आप 4 के 4 क्वेश्चन यहाँ पे टारगेट कर पाओ। हम ये बात शुरू से करते जा रहे हैं, चाहे वो यूनिट 10 हो, चाहे यूनिट आपका 9 हो, सब में मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं उनका क्या रहता है, एक पैटर्न रहता है। कुछ क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आसान मिलेंगे। आसान क्वेश्चन का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे पुराना वेद बताइए, सबसे पुराना। अब ये मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा एक बच्चा होगा जो स्पेशली एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसे ये नहीं पता हो कि 4 वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा था। ये आपके हैं इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान लड्डू प्रश्न जिसको हम बोलेंगे। दूसरा कौन से आपके क्वेश्चन है, मॉडरेट वाले। अगर आपने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा। मॉडरेट क्वेश्चन कौन सा हो गया,
जैसे क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया कि सभा और समिति जो है इनको पृथक संस्था, अलग से जो संस्था है वो किस वेद में बताया गया है। तो आप पढ़ते हैं कि प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में बताया गया है अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद में ये आपका किस में माना जाएगा? ये क्वेश्चन आप मॉडरेट में काउंट कर सकते हैं कि आपने पढ़ा है तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। लड्डू प्रश्न नहीं है, थोड़ा उससे एक कदम आगे है। और जब आपके टफ क्वेश्चन की बात आएगी कि भाई कठिन क्वेश्चन की बात आएगी, तो एक आपसे पूछा गया था क्षत्रिय में जब उपनयन संस्कार होगा तो क्या होगा, उसमें कौन सा मंत्र जो है वो उच्चारण उसका किया जाता है। तो आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन जो है वो टफ की श्रेणी में आते हैं, आपको ऐसे इजीली कहीं नहीं मिलेंगे कि कहाँ पे कौन सा उपनयन संस्कार में, अगर मिलेगा भी तो आप पढ़ेंगे नहीं कि इतना डिटेल कौन पूछेगा कि हम उपनयन संस्कार में भी, एक तो हम संस्कार पढ़ रहे हैं 16 संस्कार पढ़ रहे हैं, उसमें से भी हम ये देखें कि उपनयन में क्षत्रिय जो आपका वर्ण है उसमें कौन सा मंत्र हो रहा है उच्चारण, है ना। तो ये आपका डीप क्वेश्चन है, इसमें ध्यान भी नहीं जाता, साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चन आपके टफ में आते हैं। तुक्का लगाएंगे, सही हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये आपके ऐसे वाले क्वेश्चन है जो किसी को नहीं पता होते। तो हमने देखा कि यहाँ पे आपको क्या टारगेट करके चलना है, 4 क्वेश्चन है, 4 में से आपके 1 से 2 क्वेश्चन इजी वाले हैं, 1 क्वेश्चन मॉडरेट, 1 क्वेश्चन आपका टफ। आपको क्या करना है, अगर 2025 में भी 4 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको 3 क्वेश्चन टारगेट करने हैं। 3 क्वेश्चन मतलब इजी और मॉडरेट वाले। मैं ये आपको हर एक यूनिट में बता रही हूं कि आपको इजी और मॉडरेट वाले क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि अगर आप इनका रिवीजन अच्छे से नहीं करते हैं तो जो टफ क्वेश्चन है वो तो बनने के चांसेस बहुत ही कम है ना। 1% 2% चांसेस हैं कि आपसे बहुत कठिन वाला क्वेश्चन जो है वो बन जाए या तुक्का सही लग जाए। लेकिन जो इजी और मॉडरेट वाले आपके प्रश्न होते हैं, अगर आप वहां पे गलती कर गए तो आप पक्का प्रीलिम से बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए आपको यहां ज्यादा ध्यान देना है, यहां ज्यादा रिवाइज करना है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है? इन विच वेदास आर सभा एंड समिति इंक्लूडेड एज सेपरेट इंस्टीट्यूशन? सेपरेट हमने किस में बताया है? तो हम यहाँ पे आंसर में नहीं जा रहे, मतलब ये आपको अपने से भी देख लेना, इसका आंसर अथर्ववेद है। यहाँ पे हम मेन फोकस क्या कर रहे हैं कि ये आपका मॉडरेट क्वेश्चन है ना। यहाँ पे आपने अगर पढ़ा है और आप जब भी नॉर्मल तरीके से भी इतिहास पढ़ेंगे, लूसेंट में भी देखेंगे, वहां भी आपको एक फैक्ट मिल जाएगा कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है ना, अलग 2 पुत्रियां बताए हमने, अलग अलग इंस्टीट्यूशन बताए हैं, तो ये आपका मिल जाएगा इसमें, ठीक है। वर्णन अगर पूछे कि सभा और समिति का वर्णन कहाँ मिलता है, तो वर्णन तो हमें ऋग्वेद में ही मिलता है, ठीक है। ये आपका आता है टफ क्वेश्चन में से कि क्षत्रिय वर्ण में उपनयन संस्कार, हमें संस्कार पढ़ने हैं। अभी हम टॉपिक पूरे देखेंगे, उसमें आपका एक टॉपिक है संस्कार, हमें 16 संस्कार पढ़ने हैं। उसमें से भी आप देख रहे हैं कि थोड़ा डिटेल क्वेश्चन पूछा है, क्षत्रिय वर्ण में उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देयर वॉज अ प्रोविजन फॉर रिसाइटिंग विच मंत्र इन द उपनयन रिचुअल ऑफ क्षत्रिय कास्ट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन ये बताते हैं कि आपसे डिटेलिंग भी पूछी जा सकती है। मतलब जब हम वेद पढ़ेंगे, यहाँ पे तो मान लीजिए संस्कार का डिटेल आपका कोई एक क्वेश्चन चला गया डिटेल में, ये आपका क्वेश्चन जो है ये बताता है कि आपके इस वाले पोर्शन से डिटेलिंग पूछी जा सकती है। जब हम वेद पढ़ेंगे तो थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे, जब हम ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे या उपनिषद पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि चांसेस हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़ा डिटेल में, ठीक है। तो ये आपको एक चीज पता चलेगी क्वेश्चन का पैटर्न देख के कि हमें थोड़ा डिटेलिंग पढ़नी है, क्योंकि डिटेल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है? इसी का मैंने बताया कि ऐसे आपको लड्डू प्रश्न भी मिलेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल से, बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर देंगे, आपको भी पता है ऋग्वेद है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधना कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड अंतरंग साधना अंडर अष्टांग योग। आप देखेंगे अष्टांग योग का जो टॉपिक है आपके मेंस में भी ऐड है ना, और ये एमपीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, आपको प्री में भी मिल गया, मेंस में भी इसका क्वेश्चन मिल गया है। तो ये आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पता चलता है कि हमें जब योग के बारे में पढ़ना है, दर्शन के बारे में पढ़ना है, तो वहां पे हमें थोड़ा डिटेलिंग में जानी है। अब योग में भी आपको देखिए अष्टांग योग के बड़े अच्छे से यम, नियम, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, इन सब के बारे में थोड़ा डिटेलिंग पढ़नी है क्या। और आपने अगर थोड़ी बहुत भी डिटेलिंग पढ़ी होगी तो यहाँ अंतरंग साधना से आप समझ जाएंगे कि ये किससे रिलेटेड है, धारणा से रिलेटेड है।
तो हम क्या करेंगे, ये क्या बताता है कि आपसे डिटेलिंग पूछी जाएगी। अभी तो ये पहली बार था ना, 2024 में पहली बार पूछा गया है। आने वाले टाइम पे आपको दिखेगा कि 1 से 2 क्वेश्चन इजी है, 1 क्वेश्चन मॉडरेट है, 1 क्वेश्चन आपका टफ है। ये 2 क्वेश्चन आपके टफ रख दिया। तो आपको जो भी चीजें पढ़नी है इससे रिलेटेड कैसे पढ़नी है, डिटेल में पढ़नी है। ये चीज हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे कि हम लास्ट टाइम जैसा पैटर्न फॉलो कर रहे थे, जैसे हमने एक वेद उठाया, वेद के बारे में डिटेलिंग पढ़ी, वैसा हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एक दूसरे को रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। रिलेट करते हुए कैसे, जैसे हमने देखा कि हमने पढ़ा वेद, वेद के बाद आपका आ गया ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, ये हो गया ब्राह्मण ग्रंथ। उसके बाद आ गया उपनिषद, उपनिषद के अलावा बीच में आपको आरण्यक भी मिलेंगे, ठीक है। आरण्यक जो है वो ज्यादा अलग नहीं है, मान लीजिए आरण्यक हो गया और उपनिषद हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये 4 आपके क्या किए, ब्लॉक बना लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये आपका उपनिषद वाला हो गया, उपनिषद। हमें क्या करना है, पहले इनको समझना है कि ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, फिर हम एक एक करके उसको डिटेल में पढ़ना चालू करेंगे। क्योंकि आपने लास्ट ईयर पढ़ा है या जो भी पहली बार पढ़ रहे हैं, बेसिक आपको पता रहता है कि भाई 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये आपको पता रहता है। अब यहीं पे आपको क्या करना है, उनसे फिर रिलेट करना है कि उस वेद के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, फिर उसी वेद के अंतर्गत आरण्यक ग्रंथ कौन से हैं, फिर उसी वेद के अंतर्गत उपनिषद ग्रंथ कौन से हैं। अब आप कहेंगे कि मैम इनमें डिफरेंस क्या है ना, और अगर ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो कैसे रिलेटेड है, क्वेश्चन तो यही बनता है। क्योंकि हम पढ़ते तो अलग अलग है, लेकिन ये भी पढ़ते हैं कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ये, तो कहीं ना कहीं रिलेशन भी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ये वेद हैं, ये ऐसा मान लीजिए कि इसमें आपके मंत्र हैं, बहुत सारे मंत्र दिए हुए हैं, ठीक है। मंत्र अलग अलग चीजों से रिलेटेड हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि 2 तरीके होते हैं वेद पढ़ने के या इस टॉपिक को पढ़ने के, ठीक है। इस पूरे टॉपिक की हम बात करें, 2 तरीके हैं। एक तरीका है इतिहास वाला। इतिहास वाला कैसा है कि वहां पे हम सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक ये सारे परिप्रेक्ष्य देखें कि ऋग्वेद आपका उस टाइम के समाज के बारे में कैसे बताता है, आर्थिक व्यवस्था के बारे में कैसे बताता है। और एक दूसरी चीज देखें कि उसके अंतर्गत जो चीजें हैं वो एक्चुअली में क्या बताना चाह रही है। जैसे मंत्र जो है, मंत्र किससे रिलेटेड है, ये थोड़ा सा हम फिलॉसफी वाला पोर्शन ले लें, उस पोर्शन से हमें देखना है। क्योंकि संकल्पना और विचार है, हमें थोड़ा फिलॉसफी की तरफ जाना है। दोनों चीजें हम कवर करेंगे क्योंकि दोनों तरफ से क्वेश्चन बन सकता है। आपके इतिहास वाले पोर्शन से भी आ सकते हैं क्वेश्चन, दशराग युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, किस नदी के किनारे हुआ था, ये सारी चीजें भी पूछी जा सकती है। साथ ही साथ डिटेलिंग भी आ सकती है, जैसे हम वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें, किस वेद के किस ब्राह्मण ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, तो ऐसी डिटेलिंग भी आपसे पूछी जा सकती है। तो हम दोनों को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया कि जैसे मान लीजिए हम ऋग्वेद की बात करें, ठीक है, सबसे पहले ऋग्वेद की ही बात करते हैं। अब हमें यह भी पता है कि ये सबसे पुराना है, सबसे पहले लिखा गया था। अभी टाइम पे नहीं जाते हैं, टाइम लाइन पे कि ये कितने साल पहले लिखा गया। जैसे हम क्या सोच के चलते हैं कि ये आपका 500 सालों का इतिहास बताता है, हड़प्पा के बाद लिखा गया, तो ये सारी चीजों पे अभी हम नहीं जाएंगे। अभी हम इसके मतलब विचारों पे जाएंगे कि कैसे इसका विचार जो है ऋग्वेद का या वेदों का विचार क्या कहता है। ऋग्वेद के बारे में हमने देखा तो सबसे पहले वेद में क्या है, मंत्र लिखे हुए हैं, बहुत सारे मंत्र हैं। लेकिन कैसे मंत्र हैं, बहुत ज्यादा कठिन मंत्र हैं। ऐसा मतलब बहुत इजी तरीके से आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत जो आपके महान ऋषि हैं उन्होंने लिख दिया है। अब उनको समझने के लिए हमने क्या किया, उनको हमने समझने के लिए फिर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ उनको समझने के लिए लिखे, उनमें अलग अलग जो चीजें थी, जैसे मान लीजिए हमने कोई यज्ञ बता दिया किसमें, ऋग्वेद में, फिर उसकी डिटेलिंग फिर हमने और ज्यादा क्या करना है क्या नहीं करना है और ज्यादा फिर हमने और आगे बताया। तो ब्राह्मण ग्रंथ में हमने उसी की डिटेलिंग बताई, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका जो भी है मंत्र वगैरह है, हाइम्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसी पे कमेंट्री की है, ठीक है, उसी की हमने डिटेलिंग बताई है। फिर आता है आरण्यक और उपनिषद। इसमें क्या किया है, हमने ऋग्वेद से ही संबंधित जो उसका दार्शनिक पक्ष है, फिलोसफिकल पक्ष है, उसके बारे में बात की है। अब जैसे आप देखेंगे जो यज्ञ है, सिंपल एग्जांपल से लेते हैं, जैसे एक आपको शब्द मिलेगा धर्म। वैसे धर्म का हम ओवरऑल क्या देखते हैं, रिलीजन है ना, धर्म है, जैसे आपका हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, तो एक ये हुआ।
लेकिन अगर हम अपने हिंदू कल्चर में बात करें कि धर्म का क्या मतलब होता है, तो धर्म का मतलब होता है आपकी ड्यूटी। बोलते हैं ना कि ये आपका कर्तव्य है, ये आपका धर्म है। जैसे शिक्षक का एक धर्म हो गया, एक गुरु का धर्म है, एक आपके विद्यार्थी का धर्म है ना। तो यहाँ पे धर्म हम किससे रिलेट करते हैं? ड्यूटी से। सेम ऐसे ही आपको क्या मिलेगा? एक शब्द मिलेगा, यज्ञ। अभी हम इसको बहुत बार पढ़ेंगे, हम पूरे मतलब वेदों के बारे में पढ़ेंगे, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे। एक चीज हम बार बार पढ़ेंगे, यज्ञ के बारे में। तो यहाँ यज्ञ से मतलब आपको क्या मिलेगा? यज्ञ से मतलब मिलेगा कर्म, काम से, कि यज्ञ मतलब काम, आपको जो काम करना है आपको यज्ञ करना है, ऐसा वाला। जैसे मान लीजिए हम पंच महायज्ञ की बात करते हैं, तो हमें ये यज्ञ करना है, मतलब हमें वो काम करना है, ठीक है, वो हमारा काम है, ठीक है। तो ये आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे जो फिलॉसफी है, दार्शनिक जो पक्ष है, वो आपके अरण्यक वाले टाइम से चालू होता है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कर्म कांड के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे हम कर्म कांड के साथ साथ ज्ञान कांड की बात भी करेंगे। तो एक आपको वर्ड ऐसे ही मिल जाएगा, ज्ञान कांड, या ज्ञान की बात भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दर्शन या फिलॉसफी स्टार्ट हो जाएगी, दर्शन या फिलॉसफी, ठीक है। और जो आपका उपनिषद है ये प्योर फिलॉसफी है। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ दर्शन की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं। तो शुरू में आप देखेंगे, आप वैसे भी अगर ऐसे जीवन समझना चाहें मनुष्य का, उससे भी रिलेट कर सकते हैं कि जब मानव आएगा, जब मानव का जीवन स्टार्ट होगा, तो वो क्या करेगा? वो बेसिक चीजों में अपने ध्यान देगा। हमें डेली क्या काम करना है, कर्मकांड कैसे होने चाहिए, अपनी डेली लाइफ कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम सामाजिक व्यवस्था पे अपने ज्यादा फोकस करेंगे, अपने लाइफ पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। फिर जैसे एक टाइम बीतता जाएगा, हमारा समाज थोड़ा परिपक्व होता जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे? हम फिर थोड़ा डिटेल में जाएंगे आध्यात्म की तरफ, दर्शन की तरफ। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले वेद आते हैं, वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। जब ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आपका उपनिषद आता है, मतलब जब आप मैच्योर हो जाएंगे तब आप दर्शन की तरफ सोचेंगे। इसीलिए आपके ब्राह्मण ग्रंथ जो के बाद आपको अरण्यक मिलेंगे। अरण्यक जंगल में लिखे जाते हैं, तो मतलब जब आप आध्यात्म से थोड़ा जुड़ेंगे तब आप दर्शन की बात करेंगे। फिर उसके बाद आता है उपनिषद। उपनिषद में बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिर्फ दर्शन, फिलॉसफी की बात की गई है। तो आपको पहले तो ये रिलेट करके चलना है दिमाग में कि हम वेदों से रिलेटेड ही चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन बस उसका सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा बदल जाएगा। ब्राह्मण ग्रंथ जब पढ़ेंगे तो उसका सब्जेक्ट थोड़ा कर्मकांड से रिलेटेड रहेगा, वहीं में जब अरण्यक और उपनिषद पढ़ेंगे तो उसी का सब्जेक्ट जो है चेंज होके किसमें चला जाएगा? फिलॉसफी में, दर्शन में, ठीक है। अब यहीं पे आप एक चीज और देखेंगे कि जब हम ऋग्वेद के अंतर्गत या किसी वेद के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? कोई ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे, तो वही सेम नाम हमें किसका मिलेगा? कि उसी नाम का आपका ब्राह्मण ग्रंथ भी है ऋग्वेद का, और ऋग्वेद का उपनिषद भी उसी नाम का है। तो नाम भी हम चेंज नहीं करते। जैसे ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है, ऐसे ही आपको ऐतरेय उपनिषद भी मिलेगा जो ऋग्वेद से संबंधित होगा। तो कहीं कहीं हमने उपनिषदों और ब्राह्मण ग्रंथों के नाम भी चेंज नहीं किए, उसी वेद से संबंधित है तो हमने एक ही नाम लिख दिया, बस उनके क्या होंगे? उनके विषय वस्तु जो है, उनका जो सब्जेक्ट है वो बदल जाएगा। तो सबसे पहले दिमाग में ये क्लियर रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें चीजें याद करनी है। मुद्दा तो ये है कि वहां 4 ऑप्शन देख के हमें क्लिक होना चाहिए, ऐसे जो क्वेश्चन है डिटेलिंग वाले वो बनने चाहिए। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम याद करेंगे जितने हमारे वेद हैं उनके कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है और उनके कौन कौन से उपनिषद ग्रंथ है। अरण्य ग्रंथ ज्यादा मिलते नहीं है, इसलिए वहां से क्वेश्चन ऐसे बहुत डिटेलिंग में पूछे जाने की संभावना कम है। अब एक आपको चीज यहाँ पे मिलेगी कि जैसे ऋग्वेद की बात करें और उसके अलावा अच्छा यजुर्वेद की जो है वो 2 शाखाएं हैं, ये आप यजुर्वेद में पढ़ेंगे कि उसकी 2 शाखाएं हैं, एक है कृष्ण यजुर्वेद, एक है शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? इन तीनों को रिलेट करना है एक दूसरे से, मतलब हमें एक ट्रिक बनानी है जिसमें ये तीनों रिलेट हो जाएं। हम ऐसे अगर नहीं बनती है एक बार में तो हम 2 बार में कोई ट्रिक बना लेंगे जिससे हमें सारी चीजें याद रहें कि ऋग्वेद का या अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है और उपनिषद ग्रंथ कौन सा है, ये चीजें क्लियर रहे। लास्ट टाइम हमने जैसे पढ़ा था, हमने एक मतलब वेद उठाया उसकी डिटेलिंग पढ़ी, एक ब्राह्मण ग्रंथ उठाया उसकी डिटेलिंग पढ़ी, वैसा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं जिससे आप एक कनेक्टिविटी बना के रखें वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषदों के बीच, ठीक है, और आपको कंफ्यूजन नहीं हो।
बीच बीच में आपको ऐसे नाम आ जाएंगे और अगर आप भूल जाते हैं कि ऐतरेय ब्राह्मण किसका था तो फिर दिक्कत होनी है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले याद करेंगे ऋग्वेद का जो आपका ब्राह्मण ग्रंथ है और जो आपका उपनिषद ग्रंथ है दोनों सेम है, ऐतरेय और कौशितकी। लास्ट में अगर लास्ट टाइम आपने फॉलो किया है तो हमने दो क्या यहाँ पे ट्रिक बनाई थी। कौशितकी का हमने किया था कौशिक, यहाँ पे एक व्यक्ति है या एक लड़का है कौशिक, ऐतरेय एक आपका दूसरा फ्रेंड है। और ऋग्वेद का हमने क्या बनाया था, ऋग्वेद का बनाया था ऋषि। तो यहाँ पे ऋषि नाम का एक लड़का है, उसके दो दोस्त हैं, एक है ऐतरेय एक है कौशिक। तो ऐसे आपको ऐतरेय और कौशिक दोनों याद रखनी है, ठीक है। ऋषि नाम का लड़का है, उसके दो फ्रेंड है, एक है ऐतरेय दूसरा है कौशिक। फिर आता है आपका कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, दोनों को अलग अलग ही याद करना है क्योंकि आपको मतलब उनकी पर्टिकुलर अलग अलग जो ब्राह्मण ग्रंथ है और जो उपनिषद ग्रंथ है वो याद करने हैं। तो सबसे पहले कृष्ण यजुर्वेद की बात करते हैं। अच्छा, आप बार बार जब पढ़ेंगे तो ये तो याद ही हो जाएगा कि यजुर्वेद की दो शाखाएं, कृष्ण और शुक्ल। तो हम किससे रिलेट करेंगे, सिर्फ कृष्ण से रिलेट करेंगे, यजुर्वेद को नहीं याद करेंगे क्योंकि फिर नाम ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो कृष्ण से याद करते हैं। अब कृष्ण भगवान का हमें क्या याद करना है, ब्राह्मण ग्रंथ आप देखेंगे तैत्तिरीय है और उपनिषद की बात करें तो एक तो है तैत्तिरीय, एक है कठ और एक है श्वेताश्वतर, ठीक है। तो यहाँ पे तैत्तिरीय कॉमन है, मतलब हम ये याद कर लेंगे तो हमें याद हो जाएगा। ऐसे तो कभी पूछेगा नहीं कि कंफ्यूजन के लिए दे दे उपनिषद और ब्राह्मण साथ में और बोले इनमें से बताइए उपनिषद कौन सा है ना, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे। मतलब आप एक साथ याद कर सकते हैं पूरा का पूरा। अब कृष्ण जी को आप कैसे याद करेंगे कि कृष्ण जी की तैत्तिरीय से हिंदी में हम क्या कर सकते हैं, 33 को क्या बोलते हैं, 33 बोलते हैं, 33 है ना, 33 को 33 बोलते हैं। तो आप उससे याद कर सकते हैं। और लास्ट टाइम भी हमने यही याद किया था कि कृष्ण जी की कितनी है सखियां या गोपियां, 33 गोपियां हैं। वैसे तो बहुत ज्यादा थी रिलेट, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, 33 गोपियां थी, उनमें से जो दो थी एक का नाम था कठ, कठ को आप कंठ भी कर सकते हैं कि एक का नाम था कंठ, दूसरे का नाम था श्वेता, ठीक है। कृष्ण जी की कितनी सखियां हैं, कितनी गोपियां हैं, 33 33 गोपियां हैं कृष्ण जी की, उनमें से एक का नाम है कठ, एक का नाम है श्वेता। ये बहुत आसान है, आई थिंक आपको याद हो जाएगा। ऋषि के दो फ्रेंड है ऐतरेय और कौशिक। कृष्ण जी की 33 सखियां हैं, उनमें से एक का नाम है श्वेता, एक का नाम है कठ, ठीक है। फिर आता है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल का आप कैसे कर सकते हैं, किसी शुक्ला जी से याद कर सकते हैं, है ना। हम सरनेम अपने दोस्तों कैसे बनाते हैं ना, ए शुक्ला ए तिवारी, उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि शुक्ला जी क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण है यहाँ पे शतपथ ब्राह्मण। और अगर बात करें किसकी, उपनिषद की, तो उपनिषद का नाम है एक बृहदारण्यक और एक है ईश उपनिषद या ईशावास्य उपनिषद। यहाँ पे आपको ईश याद करके चलेंगे, इतना भी हो जाएगा काम, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे याद कर सकते हैं, पहली बात तो शुक्ला जी को याद करना है शतपथ। शत मतलब आपका हो गया 100, ठीक है, और पथ मतलब हम रास्ते की बात कर रहे हैं। तो शुक्ला जी हमारे 100 जो मतलब कदम है या पथ है कवर करके जाते हैं। 100 पथ कवर करके कहाँ जा रहे हैं, ईशा से मिलने, ईशा से मिलने जा रहे हैं हमारे शुक्ला जी 100 पथ कवर करके, या 100 कदम या 100 पथ पे जा रहे हैं कहाँ, ईशा से मिलने के लिए। और यहाँ पे वृहद से आप वृहदारण्य से आप क्या करेंगे, यहाँ पे वृहद, और वो क्या है, वृहद मतलब बहुत ज्यादा खुश हैं, वृहद रूप से खुश हैं क्योंकि हमारे शुक्ला जी 100 पथ पे कहाँ जा रहे हैं, ईशा से मिलने, ठीक है। अब यहाँ पे वैसे भी हम शुक्ला जी की गर्लफ्रेंड मान सकते हैं ईशा को, इसलिए वो वृहद खुश हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे वृहदारण्यक है, अरण्यक जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा अरण्यक और उपनिषद के नाम आपको फिर सेम मिलेंगे। मैंने बताया आपको कि अरण्यक के नाम भी सेम है, ऐसे बिल्कुल अलग नहीं रहते हैं, इसलिए कंफ्यूजन नहीं आपको क्रिएट करनी है। शुक्ला जी है हमारे जो वो 100 पथ कवर करके कहाँ जा रहे हैं, ईशा से मिलने जा रहे हैं। तो ईश का आपने कर लिया ईशा, ईशा से मिलने जा रहे हैं तो कैसे हैं, बहुत वृहद खुश हैं हमारे शुक्ला जी, ठीक है। फिर क्या आता है, फिर आता है आपका सामवेद। सामवेद जो है, सामवेद का आप क्या बनाएंगे, यहाँ पे सोमू से बनाएंगे, सोमू या मान लीजिए सोम से बना सकते हैं। ये क्या है, ऐसे आपको नाम बनाने हैं जो थोड़ा सा कैजुअल टाइप के याद हो जाए आराम से। तो सोमू क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तांड्य, षड्विश और जैमिनीय ये आपको ब्राह्मण ग्रंथ मिलेंगे। उसके अलावा छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद मिलेगा। तो सोमू जो है, एक तो उसको मतलब षड्विश मतलब हम यहाँ 6 से बात कर रहे हैं, और जैमिनीय का आप क्या बनाएंगे, जैमिनी बनाएंगे, जैमिनी,
ये जैमिनी, मान लीजिए बहुत सारे नाम आ रहे हैं, कौशिक आ रहा है, ऐतरेय आ रहा है, यहाँ पे ईशा आ रही है, यहाँ पे आपका श्वेता आ रही है, तो नाम अगर कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है तो जैमिनी का आप सिंपल से क्या कर सकते हैं, जैम भी कर सकते हैं। जैम, वो जो हम ब्रेड में जैम लगा के खाते हैं ना, वैसा भी कुछ रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सोमू है, सोमू क्या करता है, अच्छा यहाँ पे छांदोग्य और केन भी हमें रिलेट करना है, तो हमारा छांदोग्य कैसे रिलेट कर सकते हैं। देखिए सामवेद आप पढ़ेंगे किसके लिए है, संगीत के लिए है, और संगीत की बात करेंगे तब हम छंद की बात करेंगे, है ना। तो वैसे भी संगीत में आपका छंद तो रहता ही है, लय तुक, ये सारी चीजें संगीत में रहेंगी ही, तो छंद से रिलेट हो जाएगा आपका साम, तो इसको बिल्कुल अलग कर लीजिए, अलग से याद कर लीजिए, छांदोग्य आपका हो गया साम। उसके अलावा कौन कौन सा बचता है, तांड्य, षड्विश, जैमिनी और आपका यहाँ पे केन। रिलेट कैसे करेंगे, जो हमारा सोमू है वो केन, केन किसके लिए हम याद कर रहे हैं, जो आपकी बॉटल होती है ना, जैसे कोका कोला की, तो वो पूरा पूरा कैन पी जाता है, इतना ज्यादा उसको पसंद है, तो उसको कैन, एक पूरी कैन दे दो आप कोल्ड ड्रिंक की, वो पूरी पी जाएगा। उसके अलावा उसको 6 बार ब्रेड और जैम चाहिए होता है, या जैम वो 6 बार भी खाना खाएगा तो जैम लगाकर खाएगा। अगर उसको जैम नहीं मिलता है तो तांड से आप क्या बनाएंगे, तांड से आप बनाएंगे तांडव, तो वो तांडव करने लगता है। सिंपल सी है, रिलेट करिएगा। सोमू जो है उसको कोल्ड ड्रिंक की कितनी भी केन दे दो पी लेगा, दिन में अगर 6 बार भी खाता है तो उसको जैम चाहिए साथ में, नहीं तो वो तांडव करने लग जाएगा। इमेजिन करना है एक लड़का तांडव करते हुए, अगर उसे जैम नहीं मिलेगा तो ये पूरी कहानी रिलेट कर लेंगे तो बहुत आसानी से आपको ये याद हो जाएगी। ठीक है, फिर आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में सीधे सीधे हम अथर्व नाम उठाएंगे। अथर्ववेद का जो आपका ब्राह्मण ग्रंथ है वो एक ही है, गोपथ ब्राह्मण। और उपनिषद की बात करें तो मुंडक है, मांडूक्य है और प्रश्न है। देखिए मुंडक और मांडूक्य दोनों सेम है, तो कोई एक याद करेंगे तो रिलेट हो जाएगा दूसरा भी। ठीक है, अब ये क्या है, अथर्व जो है हमारा, अथर्व, अथर्व क्या हो गया है, अथर्व हो गया है मुंडा। ठीक है, यहाँ पे मुंडक जो है उससे हम मुंडा, है ना, मुंडा हो गया बेचारा, बाल उसने मुड़वा लिया है तो मुंडा हो गया। अब मुंडा हो गया तो सब उससे क्या कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि भाई मुंडा क्यों हुआ है, कुछ हुआ है क्या घर पे, है ना, किसी की डेथ वगैरह हो गई, तो उससे बार बार प्रश्न कर रहे हैं। तो अथर्व से क्या, अथर्व हो गया है मुंडा, तो उससे लोग क्या कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। और ये गोपथ जो है आप अलग से रिलेट करिएगा। अलग से रिलेट क्यों करना है, क्योंकि एक ही सिर्फ ब्राह्मण ग्रंथ है, तो अथर्व को जो है वो क्या पसंद है, गोपथ से आप रिलेट कर सकते हैं। अब पथ तो कर नहीं सकते क्योंकि हमने सतपथ में पथ रिलेट कर लिया है, तो सिर्फ गो से आप कर सकते हैं यहाँ पे गाय। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं गो से कि जब सब उससे पूछते हैं प्रश्न कि भाई मुंडा क्यों हुआ, तो वो सबको यही जवाब देता है, गो, जाओ यहां से, है ना, मुझे बात नहीं करनी है। तो आप चाहे तो गो से कर सकते हैं कि जाओ यहां से, तो सबको गो बोलता है, या आप गो को गाय से भी रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे गाय जो है अथर्व को काफी पसंद है। ठीक है, तो गाय पसंद है अथर्व को, साथ ही साथ वो हो गया है मुंडा, तो सब उससे प्रश्न पूछते रहते हैं। सोमू जो है वो केन मतलब कोल्ड ड्रिंक की कितनी भी केन दे दो पी जाता है, दिन में 6 बार भी खाएगा। 6 क्यों याद रखना है, क्योंकि हमने षड्विश से याद किया है, तो 6 बार भी खाना खाएगा तो उसको जैम जरूर चाहिए, जैम लगाकर ही खाता है, कुछ भी नहीं तो तांडव करने लगता है। तो ये हो गया आपका तांड्य। ठीक है, शुक्ला जी शतपथ जाते हैं, 100 पथ जाते हैं ईशा से मिलने। ठीक है, और बहुत खुश रहते हैं, वृहद खुश रहते हैं। कृष्ण जी की 33 क्या है, आपकी सखियां हैं या गोपियां हैं, और उनमें से 2 के नाम, एक का कठ एक का श्वेता नाम है। ऋग्वेद ऋषि के 2 फ्रेंड हैं, एक का नाम है कौशिक, एक का नाम है ऐतरेय। ये आपको 1-2 बार और रिलेट कर लेना है, अच्छे से याद करना है, जिससे हम जब डिटेलिंग करें तो आपको ये छोटी छोटी चीजें याद रहें। और ये सबसे बेसिक है ना, हम डिटेलिंग इसके और ज्यादा पढ़ते जाएंगे, सबसे अब बेसिक से हमने स्टार्ट किया है। कोई भी डाउट है तो कमेंट, कॉल, मैसेज करके पूछ सकते हैं, और लाइक जरूर करिएगा अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही है तो। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करिएगा, मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यूनिट 1 कवर कराऊंगी। आई होप सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।